नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के टॉप 25 वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फोटोज भी इंक्लूड की हुई है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गैबन की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ओसोका रैपोंडा। हाल ही में ओसोका रैपोंडा अफ्रीकी देश गैबन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ओसोका रैपोंडा। साथ ही आपको बताते चलें कि सना मारिन ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं, एन्ना सोलबर्ग ये नॉर्वे की प्रधानमंत्री हैं और जेसिंडा अर्डर्न ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। तो इन चारों महिला प्रधानमंत्रियों के नाम आपको देश के साथ याद रखने हैं। और ये हैं दोस्तों ओसोका रैपोंडा, जो कि अब गैबन की राजधानी लिब्रेविल में बैठकर वहाँ की मुद्रा फ्रैंक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का प्रयास करेंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2020 की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन चुनी गई हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रियंका चोपड़ा। प्रसिद्ध अदाकारा प्रियंका चोपड़ा को इस साल के होने वाले टोरंटो फिल्म फेस्टिवल की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ये दोस्तों प्रियंका चोपड़ा, जिन्हें मिस वर्ल्ड 2000 का भी खिताब दिया जा चुका है और वर्तमान में यह हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, माइल जेडिनक। ये दोस्तों माइल जेडिनक, जिन्होंने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगर इनके प्रोफेशनल करियर की बात करें तो वर्ष 2008 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और इन्होंने अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय करियर में 79 मैचेस खेले हैं और इन्हीं के नेतृत्व में वर्ष 2015 में ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल टीम ने एशियाई कप भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेल कोच फैक्ट्री ने एक खास डिजाइन के पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कपूरथला। भारतीय राज्य पंजाब में स्थित कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने एक खास डिजाइन के पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया है। आप देख सकते हैं पोस्ट कोविड कोच, जो कि पूरी तरीके से हैंड्स फ्री होंगे, यानी कि आपको अपने हाथों का यूज यहाँ पे कम से कम करना है। जितने भी उपयोगी साधन हैं वे आपके पैर के पास होंगे, जैसे कि बाथरूम का नल और जितने भी वहाँ पे बटने हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्विच हैं, वो सभी आपके पैरों के नज़दीक होंगे। और साथ ही जो हैंडल हैं ये कापर धातु के बनाए गए हैं, क्योंकि कापर का एक विशेष गुण होता है कि इसमें कोई भी वायरस या कीटाणु स्वतः ही कुछ देर बाद नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों भारत और किस देश के बीच नया व्यापार मार्ग खोला गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भूटान। बीते दिनों दोस्तों भूटान के पासाखा और पश्चिम बंगाल में स्थित जय गांव के पास एक नया व्यापारिक मार्ग खोला गया है। इससे भारत और भूटान के व्यापारिक संबंध और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों किस राज्य सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया है। अभी दोस्तों मधुबाबू पेंशन योजना क्या है? तो इसमें प्रति माह गरीब, वृद्ध और दिव्यांगजनों को 500 से 900 रुपये की मदद की जाती है। और ये मधुबाबू कौन थे? तो ये उड़ीसा के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और इसी में अब मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल करने की घोषणा की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों यूएई ने यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने जापानी स्पेस सेंटर से किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होप मार्स मिशन। ये यूएई का पहला मंगल मिशन है जिसे उसने जापान के स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है और इसके फरवरी 2021 में मंगल के कक्ष में पहुंचने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होप मार्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास के नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति के लोगों का और अधिक विकास हो और उनके समुदाय के लोगों को नौकरियां दी जा सकें, इसके लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है। साथ ही दोस्तों, नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरुआत करने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने लगभग 3000 से ज़्यादा अनुसूचित जाति के समुदाय के लोगों के बैंक अकाउंट में 17 करोड़ रुपए समान रूप से वितरित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नई दिल्ली। नई दिल्ली में दोस्तों ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। इसमें दोस्तों क्या होगा कि जिनके पास भी इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं वे यहाँ पर आकर अपनी गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं। अब धीरे धीरे इस प्रकार के चार्जिंग प्लाजा पूरे देश भर में खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों किस बैंक ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, जो कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसने देश के लगभग 662 जिलों में सभी जिलों में क्या करेगा ये कि सैनिटाइजर बांटेगा, मास्क बांटेगा, जिससे कि कोविड-19 के संक्रमण को कम किया जा सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पीएनबी। साथ ही दोस्तों आपको बताते चलें कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है भारत की राजधानी दिल्ली में। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो एसएस मल्लिकार्जुन राव इसके वर्तमान में सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु कितने अरब यूरो का फंड बनाया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 750 अरब यूरो। दोस्तों, यूरोपीय देशों में कोरोना का प्रभाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और इटली और ब्रिटेन जैसे देश इसके खासे चपेट में हैं। इसलिए यूरोपीय संघ ने, जो कि यूरोपीय देशों के लिए काम करने वाली एक एजेंसी है, इसने 750 अरब यूरो का एक भारी भरकम फंड बनाया है, जिसको अगर हम इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो वो होगा 64.04 लाख करोड़ रुपए। तो ये फंड बनाया है यूरोपीय संघ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री निशंक ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मनोदर्पण। दोस्तों, वर्तमान में लगभग 24 करोड़ स्कूली और कॉलेज के छात्र घरों में बंद हैं, जिससे कि उन पर शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभाव पड़ते जा रहे हैं। इसलिए उनके मानसिक स्वास्थ्य के कल्याण को देखते हुए केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है। इस पहल को लॉन्च करने के साथ ही उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर 844-844-032 को भी लॉन्च किया है। जिन भी दोस्तों को कोई समस्या हो, कोई भी हेल्प लेनी हो, तो इस नंबर पे वो कॉल करके काउंसलिंग करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रवासी रोजगार ऐप। प्रवासी रोजगार ऐप दोस्तों अभिनेता सोनू सूद ने लॉन्च किया है। इसमें
जितने भी मजदूर भाई हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर उनके आसपास कोई भी काम होगा तो उनको उनके फ़ोन में सूचित किया जाएगा। दोस्तों, प्रवासी रोजगार ऐप ये काफ़ी चर्चा में रहने वाला है, इसलिए इसमें याद रखिएगा इसका नाम। और इसमें लगभग देश की सभी नामी बड़ी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिसमें समय समय पर जो वैकेंसियां निकलेंगी तो मज़दूरों को उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह एनासिस-2 को किस स्पेस एजेंसी ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह एनासिस-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये दोस्तों स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी और वर्ष 2002 से यह इसके सीईओ भी हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में है और स्पेस एक्स में लगभग 8000 से ज़्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करूर वैश्य बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रमेश बाबू को करूर वैश्य बैंक का नया एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है। ये हैं दोस्तों रमेश बाबू। अब बात करें दोस्तों करूर वैश्य बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में और इसका हेडक्वार्टर है करूर में। करूर जो कि भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोचैम ने जून 2020 में भारत के मसालों के निर्यात में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 23%। हाल ही में दोस्तों एसोचैम ने ये रिपोर्ट जारी की है कि जून 2020 में भारत का कुल मसाला निर्यात 23% बढ़ गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 23%। बात करें दोस्तों एसोचैम की, तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1920 में। इसका हेडक्वार्टर है भारत की राजधानी दिल्ली में। इसके वर्तमान में हेड हैं निरंजन हीरानंदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस कंपनी को क्लीन टेलकॉस की सूची में शामिल किया है? तो हुआवे तो हो नहीं सकता, क्योंकि चीन की कंपनियों को वो धड़ाधड़ बाहर करता जा रहा अमेरिका से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रिलायंस जियो को अमेरिकी सरकार ने क्लीन टेलकॉस की सूची में शामिल किया है। क्लीन टेलकॉस में उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जिससे अमेरिका की सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। तो इसी में अब भारत की कंपनी रिलायंस जियो को शामिल किया गया है। रिलायंस जियो जो कि दोस्तों इस समय काफ़ी चर्चा में है और इसमें कई बड़ी ग्लोबल कंपनियों के धड़ाधड़ निवेश आ रहे हैं और भारी भरकम इसमें निवेश लगातार कोरोना के मंदी के बावजूद किए जा रहे हैं। इसमें दोस्तों फेसबुक 44,000 करोड़ से ज़्यादा निवेश कर चुका है, गूगल 37,500 से ज़्यादा निवेश कर चुका है और क्वालकॉम वेंचर्स भी 7,500 करोड़ से ज़्यादा निवेश कर चुकी है। बात करें दोस्तों जियो की, तो इसका शुभारंभ वर्ष 2016 में मुकेश अंबानी ने किया था और इसने हाल ही में घोषणा की है कि ये 5G नेटवर्क पे भी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि NMDC यानी कि नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सुमित देव। ये दोस्तों सुमित देव जो कि अब NMDC के नए अध्यक्ष होंगे। बात करें NMDC की, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। तो ये भी आपको याद रखना है। और अब NMDC के नए अध्यक्ष बन गए हैं सुमित देव, जो कि वर्ष 2023 तक इस पद पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों गुलेबेंकियन मानवता पुरस्कार 2020 से
किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रेटा थुनबर्ग, जो कि एक स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इन्हें ही इस साल का गुलेबेंकियन मानवता पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रेटा थुनबर्ग। ये दोस्तों ग्रेटा थुनबर्ग, जो कि स्वीडन की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। तो स्वीडन नाम आप याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि ग्रेटा थुनबर्ग ये किस देश से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा स्वीडन। इसके साथ ही इन्हें 1 मिलियन यूरो की धनराशि भी प्रदान की गई है, जिसे उन्होंने उन एनजीओ को दान कर दिया है जो पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक मूवमेंट का भी आपको नाम याद रखना है, फ्राइडे फॉर फ्यूचर। ये मूवमेंट दोस्तों स्वीडन समेत कई यूरोपीय देशों में स्कूली बच्चे चलाते हैं और हर साप्ताहिक अंत में यानी कि साप्ताहिक अवकाश के समय वो स्कूलों में न जाकर उन पर्यावरण प्रदर्शनों में भाग लेते हैं जो दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। तो फ्राइडे फॉर फ्यूचर ये मूवमेंट का भी आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में निकारागुआ के सम्मिलित होने पर कुल देशों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 87। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में निकारागुआ को मिलाकर कुल देशों की संख्या 87 हो गई है। अभी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है, तो आइए समझते हैं। तो इसकी शुरुआत 30 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में की थी। इसमें क्या है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कि कर्क रेखा और मकर रेखा को छूते हुए यानी कि बीच में जितने भी देश आते हैं उन सभी का ये एक गठबंधन है, एक समूह है और लगभग 121 देश इन दोनों सीमा के बीच में आते हैं और वर्तमान में 121 में से 87 देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अपने दस्तखत कर चुके हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है और इसका हेडक्वार्टर है भारत के गुरुग्राम में। तो ये भी आपको नाम याद रखना है, गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने मंगल ग्रह के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक रवाना कर दिया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है तियानवेन फर्स्ट। वर्तमान में दोस्तों जहां पूरी दुनिया कोरोना के प्रभाव को कम करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन जोर शोर से अपने मंगल मिशन के लिए तैयारी कर रहा था और बीते दिनों इसने इसे सफलतापूर्वक लॉन्च भी कर दिया है, जिसके फरवरी 2021 में मंगल के कक्ष में पहुंचने की संभावना है। बात करें तियानवेन की, तो इसका चीनी मंदारिन में अर्थ होता है स्वर्ग से सवाल पूछना। तो ये भी आपको याद रखना है, स्वर्ग से सवाल पूछना ये तियानवेन का अर्थ होता है और इसे चीन की सरकार ने लॉन्च किया है। बात करें दोस्तों हिंगहू फर्स्ट की, तो इसे वर्ष 2011 में चीन ने रूस के साथ मिलकर लॉन्च किया था, लेकिन यह उस समय सफल नहीं रहा था और वर्तमान में 2020 में तियानवेन फर्स्ट को लॉन्च किया है और सफलतापूर्वक ये लॉन्च हो गया है और इसमें लॉन्च करने में इसने किसी भी देश की सहायता नहीं ली है। आप देख सकते हैं तियानवेन फर्स्ट, जिसने मात्र 2000 सेकंड में ये पृथ्वी की कक्षा को पार करके अंतरिक्ष में पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किस आईएएस ऑफिसर को नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, टीना डाबी, जो कि वर्ष 2016 की यूपीएससी टॉपर भी हैं। इन्हें ही ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों टीना डॉबी, जो कि वर्तमान में राजस्थान के गंगानगर की सीडीओ भी हैं यानी कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर भी हैं। इसके अलावा वह अब ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में भी कार्यभार संभालेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने लेह में एक कोविड-19 जांच केंद्र की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, डीआरडीओ ने दोस्तों लेह लद्दाख में एक कोविड-19 जांच केंद्र की स्थापना की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, डीआरडीओ। तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें
तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है भारत की राजधानी दिल्ली में और इसके वर्तमान में हेड हैं जी सतीश रेड्डी। और ये भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक प्रमुख संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अनीता डे फ्रेंटेज। अनीता डे फ्रेंटेज को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्तों थॉमस बाच ये अध्यक्ष हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अध्यक्ष हैं ये आईओसी के और ये उपाध्यक्ष के रूप में अब नियुक्त हो गई हैं अनीता डे फ्रेंटेज। ये हैं अनीता डे फ्रेंटेज जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की नई उपाध्यक्ष होंगी। बात करें दोस्तों अब ओलंपिक कब होना है, तो वर्ष 2020 में टोक्यो ओलंपिक होना था, लेकिन कोरोना के कारण ये टल के वर्ष 2021 में इसके होने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में भारतीय सेना को भारत नाम के क्या प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ड्रोन। ये एक बेहद शक्तिशाली हल्के ड्रोन भारतीय सेना को प्रदान किए हैं डीआरडीओ ने। तो आपको याद रखना है कि भारत ड्रोन ये बहुत चर्चा में रहने वाला है, इसलिए इनको याद रखिएगा। और इसको क्यों विकसित किया है डीआरडीओ ने, ताकि एलएसी पर नज़र रखी जा सके। एलएसी जो कि भारत और चीन के बीच लगने वाली सीमा का नाम है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो यहाँ पर इन्होंने ये भारत ड्रोन को तैनात किया है, जिससे कि ये ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में नज़र रख सके और सीमा पर कोई भी अगर गतिविधियाँ होती है, मूवमेंट होती है, तो तुरंत ये भारतीय सेना को सूचित करे। तो इसको विकसित किया था डीआरडीओ ने और भारतीय वायुसेना के अंदर ये काम कर रहा है। आइए अब देख लेते हैं इस हफ्ते हुए कुछ प्रमुख निधन। तो दोस्तों पैरालंपिक बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। तो चूँकि कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है, इसलिए नाम आपको याद रखना है रमेश टीकाराम। और इन्हें वर्ष 2002 में इनकी खेल प्रतिभा के लिए अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये आप देख सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जो कि उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, रमेश टीकाराम को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करते हुए। बात करें अर्जुन अवार्ड की, तो दोस्तों खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1961 से अर्जुन अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गणितज्ञ कांजीवरम श्री रंगचारी शेषाद्री यानी कि CS शेषाद्री, जो कि बीजी ज्यामिति जो कि गणित की शाखा है उसके मास्टर थे और इनका भी लंबी उम्र में निधन हो गया है। और वर्ष 2009 में इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था, जो कि तीसरे नंबर का नागरिक सेवा पुरस्कार होता है। और इन्होंने चेन्नई गणित संस्थान की भी स्थापना की थी, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और जो दोस्त हमारे बीजगणित के बारे में नॉलेज रखते हैं उन्हें पता होगा कि बीजगणित में एक शेषाद्री कांस्टेंट होता है, तो ये इन्हीं के सम्मान में नाम ये दिया गया है शेषाद्री कांस्टेंट। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, चूँकि ये वर्तमान में सर्विंग गवर्नर थे मध्य प्रदेश के और ये काफ़ी गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे और लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था और 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। दोस्तों राज्यपाल बनने से पहले ये एक बीजेपी के कद्दावर नेता थे। उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सांसद रह चुके थे, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य रह चुके थे। वर्तमान में इनके बेटे आशुतोष टंडन भी योगी आदित्यनाथ के सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। और इनकी एक पुस्तक है अनकहा लखनऊ, क्योंकि वर्ष 2009 में ये लखनऊ से सांसद बने थे, इसलिए उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी अनकहा लखनऊ। तो इनकी पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है। आइए अब देखते हैं इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो दोस्तों हर साल
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें सम्मान दिलाने के लिए विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 1924 में ही अंतर्राष्ट्रीय शतरंज फेडरेशन की स्थापना भी की गई थी। तो हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। फिर दोस्तों 22 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है, ताकि इसके घरेलू उपभोग को बढ़ाया जा सके और विदेशी पर्यटकों को भी आम के प्रति आकर्षित किया जा सके। और आम को आपका वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है, मैग्नीफेरा इंडिका, जो कि हमारा राष्ट्रीय फल भी है आम। फिर दोस्तों 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। इसी दिन 1927 में रेडियो से कार्यक्रम प्रसारित होना शुरू हुए थे। फिर दोस्तों हर साल 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग अपने जो आय इनकम टैक्स है वो टाइम पर भरते रहें। फिर दोस्तों 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना पर विजय प्राप्त की थी। क्योंकि वर्ष 1999 में लगभग 60 दिन तक एक युद्ध चला था, जिसे कारगिल युद्ध का नाम दिया जाता है, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर अतिक्रमण करने की साजिश की थी, जिसे भारत के जवानों ने नाकाम कर दिया था। लेकिन इस पे काम करते हुए लगभग हमारे 527 जवानों की डेथ हो गई थी, लगभग 1500 से ज़्यादा जवान घायल हो गए थे, और विक्रम बत्रा समेत कई नायक हमारे इसमें मारे गए थे। तो कारगिल विजय दिवस हर साल इन शहीदों के सम्मान में 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। थैंक यू।